नमस्कार, सूर्य समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं सूर्य विशेष और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। हरियाणा का उम्मीदों भरा बजट पेश कर दिया गया। इस बजट में किसे कौन सी सौगात मिली? क्या प्रदेश को किया गया मनोहर बजट का वादा सरकार ने पूरा कर लिया? हरियाणा की जनता बजट से कितनी खुश है? बजट को लेकर क्या कहता है विपक्ष? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और इसे टटोलने की पूरी कोशिश करने के लिए हमारे साथ होगा बजट पर चर्चा के लिए एक पूरा पैनल। तो बिना देर किए करते हैं शुरुआत सूर्य विशेष की। मैं वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री आज अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया। 2023-24 वित्त वर्ष के लिए कुल 1,83,950 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया। ये बजट पिछले बजट से 11.6% ज्यादा है। मनोहर सरकार ने इस बार सभी विभागों के लिए खजाना खोला है। आज के बजट पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा के लोगों का इंतजार खत्म हुआ और गुरुवार को हरियाणा सरकार का खजाना खुला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री अपना पिटारा खोला और अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा और अमृतकाल का पहला बजट पेश किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले सरकार की मंशा जाहिर की और कहा कि उनका मकसद हरियाणा को विकास की बुलंदियों पर ले जाना है। सरकार की विवेकपूर्ण नीतियों एवं वित्तीय उपायों के फलस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पुनः गति आई है। मैं राज्य के निवासियों, कोविड योद्धाओं और इस कठिन समय में हमारी मदद करने वाले सभी व्यक्तियों की सेवा भावना और योगदान को नमन करता हूं। हम एक मजबूत और बेहतर समाज व राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं। अमृत काल में प्रवेश करते समय हम अपनी उपलब्धियों को समेकित करके उसकी मजबूत नींव पर नए हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट भाषण पढ़ते हुए कुल 1,78,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पिछले बजट की तुलना में साल 2023-2024 का बजट करीब 11.6% ज्यादा है। हरियाणा के मनोहर बजट में गृह विभाग के लिए 6,828 करोड़ रुपए, कृषि एवं अन्य विभाग के लिए 7,342 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा के लिए 1,663 करोड़ रुपए, शिक्षा खेल एवं संस्कृति विभाग के लिए 20,340 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य चिकित्सा और परिवार कल्याण के लिए 9,647 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं बिजली विभाग के लिए 8,274 करोड़ रुपए, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए 6,598 करोड़ रुपए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 7,202 करोड़ रुपए, पेंशन के लिए 13,000 करोड़ रुपए, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी के लिए 5,017 करोड़ रुपए, परिवहन विभाग के लिए 4,131 करोड़ रुपए, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के लिए 1,368 करोड़ रुपए, शहरी विकास नगर ग्राम आयोजन के लिए 6,052 करोड़ रुपए, सार्वजनिक कर्ज को चुकाने के लिए 32,220 करोड़ रुपए और गौ सेवा आयोग के लिए 40 करोड़ से बजट बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया गया है। मैं वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो कि संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23 के 1,64,808 करोड़ रुपए पर 11.6% की वृद्धि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री लाल ने ये भी कहा कि राजस्व घाटा लगातार कम हो रहा है। बजट अनुमान 2023-2024 में जीएसडीपी के 1.51% तक और कम होने के अनुमान हैं। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्य समाचार। हरियाणा के पेश मनोहर बजट में प्रदेश के विकास पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल क्षेत्रों में नए विकास को आयाम देने की बड़ी घोषणाएं की हैं। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
हरियाणा की मनोहर सरकार ने साल 2023-2024 का मनोहर बजट पेश किया है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश बजट में कई अहम घोषणाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1,83,950 करोड़ का बजट में प्रस्ताव किया है। ये पिछले वर्ष की अपेक्षा में 11.6% की वृद्धि है। बजट में कई बड़े ऐलान किए गए, जिसमें प्रमुख तौर पर प्रदेश के विकास पर जोर दिया गया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, उद्योग, कृषि समेत कई क्षेत्रों में विकास की सौगात दी गई। अगले 3 वर्षों में 6 वर्ष तक के बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वजन की घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की आशा करता हूं। मुझे राज्य के बच्चों के हित में इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलने की आशा है। 2 साल पहले मैंने कहा था, सरकार 4000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल तब्दील करेगी। ये प्ले वे स्कूल अब 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सफलतापूर्वक बाल देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं मौजूदा आंगनवाड़ियों को प्रवृत्त करके और प्रारंभिक शिक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके अगले 2 वर्षों में 4000 और प्ले वे स्कूल जोड़ने का प्रस्ताव करता हूँ। प्रदेश में अगले 2 साल में 4000 नए प्ले वे स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई। वहीं हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। बहादुरगढ़, केथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाने की घोषणा की गई है। 3 नई मेट्रो लिंक प्रोजेक्ट की भी शुरुआत होगी। रेजंगला चौक से इंदिरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक, सदन पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी मानेसर पंचगांव तक, आसौदा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लंबे समय से लंबित गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। मुझे उम्मीद है कि गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण 23-24 से शुरू हो जाएगा। वर्ष 23-24 में 3 अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक, दूसरा सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक, और तीसरा हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क और कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए बहादुरगढ़ से आसौदा तक मेट्रो का विस्तार। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए गुरुग्राम में 700 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल खोला जाएगा। 11 जिलों में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में वेटर्निटी अस्पताल और 70 पशु चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। खेल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा खेल अकादमी खोले जाने की घोषणा की गई। अंबाला, पंचकुला में खेल छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 200 बेड का खेल छात्रावास भी बनाया जाएगा। सुहाने सफर के लिए 200 मिनी बसें चलाई जाएंगी। सोनीपत, पीपली में मल्टी मॉडल बस पोर्ट का निर्माण के साथ ही गुरुग्राम, हिसार और बल्लभगढ़ में भी बस पोर्ट बनाया जाएगा। हरियाणा खेल अकादमी एवं खेल छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि हरियाणा और शेष भारत के राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को ओलंपिक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की तैयारी के लिए आवासीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा सके। उनके प्रशिक्षण प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए और चोटों के मामले में उनका पोषण करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र जल्द ही ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में चालू हो जाएगा। गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य में चिकित्सा शिक्षा संस्थानों का विस्तार किया है। 11 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में पूंजीगत कार्यों में कुल निवेश लगभग 10,000 करोड़ रुपया होने की संभावना है। इससे एमबीबीएस की सीटें 1350 बढ़ जाएंगी और मौजूदा क्षमता में 75% की अतिरिक्त वृद्धि होगी। वर्ष 23-24 में महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी जिलों में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने पहले प्रवेश के साथ शुरू होने की संभावना है। नए मेडिकल कॉलेजों के साथ 11 जिलों में से प्रत्येक में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में भी हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किए जाने पर भी बजट में फैसला लिया गया। दिव्य नगर योजना के तहत 500 करोड़ रुपए विकास के लिए खर्च किए गए। प्रदेश को मनोहर सौगात देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि
प्रदेश की चौमुखी विकास ही हमारी प्राथमिकता है और हमने इस बजट में सबसे ज्यादा विकास पर ही जोर देने का काम किया। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्या समाचार। तो सूर्य विशेष आप देख रहे हैं और इसमें विशेषकर आज हम चर्चा बजट पर करने वाले हैं क्योंकि बजट पेश कर दिया गया है और उसी को लेकर एक खास पैनल हमारे साथ होगा जिससे इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले एक खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ गई है सूर्य समाचार पर, उससे आपको वाकिफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं सांसद धर्मवीर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार में। धर्मवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत और उसी के साथ बधाई भी आपको। बजट पेश आज कर लिया गया जो एक बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए थी। पिछले दिनों देखा गया खूब चर्चा बजट पर होती रही है, सांसदों से भी जो है चर्चा इस पर की गई, रायशुमारी ली गई है। पहली प्रतिक्रिया आपसे बजट पर। बहुत बढ़िया, बहुत सालों के बाद एक ऐसा बजट आया है कि प्रदेश बड़ा तेजी से विकास करेगा और प्रदेश का हर वर्ग, चाहे वो किसान है, मजदूर है, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि गरीब से गरीब आदमी को भी जिस प्रकार से बजट में मदद की है, इसका लंबे समय तक बड़ा फायदा मिलेगा। धर्मवीर जी, बजट को लेकर क्योंकि आपने कह दिया शानदार होगा, अमृतकाल का पहला बजट है जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री भी पहले से चर्चा करते रहे, तो क्यों ना सबसे पहले बात कर लेते हैं। महेंद्रगढ़ के लिए भी बजट में कुछ खास घोषणाएं की गई हैं और खासकर जो पानी की समस्या से जूझता रहा है, खासकर दक्षिण हरियाणा अगर इसकी बात करें तो उसको लेकर भी एक बड़ी सौगात है, उसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को ज़्यादा मैं तो नहीं रखता। ये हरियाणा कुछ साल पहले जब हम पंजाब से अलग हुए जी, तो हमारे पास कुछ नहीं था और आज धीरे धीरे करके हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप अगर बजट का वेलफेयर के नाम पर देखोगे, सोशल वेलफेयर और पेंशन, दो चीज़ों को भी देखोगे तो 20% से ज़्यादा पैसा, यानी लगभग आप देखोगे कि लगभग 26-27 हजार करोड़ रुपया तो हम एक साल में केवल सीधा सोशल वेलफेयर के नाम से देंगे। मुझे याद है कि एक टाइम पर इतना तो प्लान का बजट नहीं था हरियाणा में, जितना केवल हम बगैर हम मदद करते हैं उन बुजुर्गों को सम्मान के तौर पर, उस सेक्टर को जो गरीब आदमी है, और ये तो केवल प्रदेश की तरफ से मदद होती है, भारत सरकार अलग से करती है। यानी इतनी बड़ी बात आप शायद इस देश के जितने प्रदेश हैं अगर उनकी तरफ नजर मारोगे तो इस सोशल वेलफेयर के नाम पर, पेंशन के नाम पर इतना बड़ा नहीं, इससे आधा पैसा भी कोई सरकार दूसरे प्रांत की नहीं दे पाती। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दशकों से चलता रहा है हरियाणा में, SYL का, उसके लिए भी प्रावधान बजट में किया गया है। 101 करोड़ का रुपए देने का प्रावधान हुआ है। लगता है कि कहीं ना कहीं समस्या का हल हो पाएगा आगे, उम्मीद ऐसी की जाए। देखिए, ये केवल एक राजनीतिक मामला है और उसके लिए हर बार हम बजट में पैसा रखते हैं। अब बहुत जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट की डेट आने वाली है। प्रदेश को पूरा विश्वास है, सारी जनता को, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब इस अड़ियल रुख को नहीं रखेगा। और अगर इसी पानी में से आप देखोगे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, अगर ईमानदारी से नजर डालो, हमारी अपनी कोई नदी नहीं है। हम या तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल के मार्फत या पंजाब के मार्फत से थोड़ा पानी लेके भी यहाँ का किसान देश के नंबर 1 पर खाद्यान्न पदार्थ को भरता है, चाहे वो जमीन से पानी निकालें या बाहर से आई हुई नहरों का पानी लेके। और केवल यही नहीं, हम उसका समुचित उपयोग करते हैं। उसी पानी से, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर सेट हो, नालों, नहर और माइनर को पक्का करने की बात हो, टैंक बना के पानी को रिजर्व करते हो,
यानी कम पानी से ज्यादा पैदावार, ये भी एक अनूठा एक ऐसा तरीका है। कहीं इजरायली तकनीकी से किया हमने, कहीं दूसरी तकनीकी से, यानी लिफ्ट इरिगेशन का काम शुरू हुआ तो भी हरियाणा देश में पहला नाम था। आज जिस प्रकार से सारा पैसा हम दोबारा से उन नहरों को रिमॉडलिंग करके, जो पहले कभी बनी थी या उनके जो पंप हाउसेज से दोबारा ठीक करके पूरा पैसा खर्च करके, और अब तो छोटे 25 एकड़ से लेकर बड़े एरिया में भी हम टैंक बनाकर उसी पानी को उठाकर टेल पोर्शन तक, कि किस प्रकार से हमने सारे का सारा उस जमीन को कैसे सिंचित करना है, कहीं स्प्रिंकलर सेट तो कहीं टपका सिस्टम से, यानी थोड़े पानी से पूरा पैसा लगाकर ज्यादा पैदावार कैसे हो सकती है, ये प्रदेश की सरकार ने बड़ी अच्छी तरह से समझ लिया। और बारिश के दिनों में हम जो 3 या 4 महीना जो बारिश का होता है, उससे हम अपनी जेलन की, WJC की कैपेसिटी पूरी बढ़ा के बाकी का जो इलाका जो पानी रिचार्ज होता था, जो जमीन के नीचे बिल्कुल खत्म हो चुका था दक्षिणी हरियाणा में, उनको दोबारा से आप कई जगह देखोगे तो वाटर लेवल बहुत ऊपर आया है। इसी सोच पर अगर हम चलते रहे तो मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश सारे देश का अकेला प्रदेश ऐसा होगा जो खासकर फल फ्रूट में, सब्जियों में, इवन खाद्यान्न पदार्थ में भी पेट भरने में अकेला सक्षम हो जाएगा। धर्मवीर जी, एक आपकी बात याद आती है, 2020-21 का किस्सा रहा होगा जब आपने कहा था कि किसान हमारे हैं, हम किसान के हैं और किसान के ही बूते पर मैं सांसद भी बना हूं, और किसानों का मुद्दा ही अक्सर हरियाणा में देखने को मिलता है क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य रहा है। तो अभी अगर बजट की बात करें, क्योंकि आज बजट पेश हुआ है, विपक्ष भी किसानों का मुद्दा उठाता रहा, उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये आपको और हमको मानना पड़ेगा जी, इस देश का किसान और मजदूर जो जमीन में काम करता है, जो जमीन में काम करता है, देश का पेट भी वो किसान और मजदूर भरता है। उसी के घर में पैदा हुआ जवान, चाहे वो देश की रक्षा करता हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, डिफेंस में हो, इंटरनल सिक्योरिटी का काम करता हो जिसको हम पुलिस बोलते हैं। केवल यही नहीं, इस बात को जानते हुए कि एग्रीकल्चर सेक्टर दूसरे सेक्टरों की तुलना में, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्री है, व्यापार है, उनकी तुलना में किसान का काम हमेशा घाटे में रहता है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि मैं इसकी आमदनी कैसे बढ़ाऊं। केवल दुगनी नहीं, दुगनी से भी काम चलने वाला नहीं है। अगर हमने सारा देश के किसान को संभालना सबसे जरूरी इसलिए है, अगर हालात बिगड़ने लगे तो देखो, कोविड के टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर ने हमारे देश को बचाया। अब दोबारा जरूरत है कि किसान ये धंधा छोड़ देना। अगर किसान ने अपना ये काम छोड़ दिया तो देश तो भूखा मर जाएगा। अब हर बार इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमारा देश तो अब एक्सपोर्ट करता है, गेहूं का, चावल का, कुछ एक मोटा अनाज का भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज किसान को जिंदा रखना इसलिए जरूरी है कि किसान खेती भी करे और उसका पेट भी ठीक पड़े और अपने बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ, इनके ऊपर भी खर्च कर सके। इतना होने के बावजूद प्रदेश की सरकार ने जो बजट दिया है, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में, इरिगेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, और फिर मैं वही बात कहता हूँ सोशल वेलफेयर, जिसमें सभी वर्ग, SC है, ST है, BC है, जो 1,80,000 से कम का परिवार है जिसके पास नहीं है, और फिर पेंशन, यानी 13,000 करोड़ रुपए। मुझे याद है, हम जब 37 साल पहले सरकार बनाई, 37 साल पहले जब मैं सरकार में था, तो प्लान का बजट 13,000 करोड़ रुपया से भी कम था। प्लान का, मैं नॉन प्लान की बात नहीं करता। और आज उससे ज्यादा पैसा तो हम केवल एक पेंशनर को देते हैं, वो भी सम्मान भत्ते के तौर पर, और तकरीबन 37-38 लाख बुजुर्ग सम्मान भत्ता लेते हैं, चाहे वो दिव्यांग है या बुजुर्ग है। धर्मवीर जी, जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, बजट की हम बात कर रहे हैं, जो प्रावधान किसानों के लिए किए गए हैं उसकी हम बात करें, तो शायद आज का जो बजट है जनता उससे काफ़ी हद तक संतुष्ट भी हो जाए, लेकिन लगता है विपक्ष को संतुष्ट करने में नाकाम रहे आप, क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि जिस तरह का बजट पेश किया गया है वो जनता की उम्मीदों के विपरीत है। देखो, विपक्ष अगर ये कहे कि बजट बहुत अच्छा है तो उनको वोट कौन देगा? उन्होंने भी जनता के बीच में लड़ा है, चुनाव लड़ना है। विपक्ष अपनी जिम्मेवारी में मानता हूं इसी प्रकार निभाती है, चाहे विपक्ष में कोई भी हो।
अब तो चुनाव भी नजदीक है, 2024 की तैयारियां भी आप कर रहे हैं, तो बजट को उससे जोड़कर देखना भी जरूरी होगा धर्मवीर जी, क्योंकि जनता की उम्मीदें थी आपसे। तो आप ये मान सकते हैं अब जो आज बजट पेश किया गया है जनता पूरी तरह से संतुष्ट है, उनके विश्वास को कायम रखा है आपने? देखिए, हम पड़ोस के देशों के प्रदेशों में नज़र डालें जरा एक बार, चाहे वो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं। प्रदेश के किसान से सिर्फ 10 पैसे प्रति यूनिट लेते हैं हम बिजली का, और लगभग 7,500 करोड़ रुपए हम सब्सिडी देते हैं किसान को, ताकि जो बिल 4,000 रुपये एक किसान को राजस्थान में देना पड़ता है, यहाँ केवल 250 रुपये देने पड़ते हैं। ऐसी बात नहीं, इस देश का किसान नरेंद्र मोदी पर बहुत विश्वास करता है। केवल किसान नहीं, देश का 140 करोड़ आदमी कहीं ना कहीं विश्वास पर टिका हुआ है। नरेंद्र मोदी जी बहुत सालों के बाद इस देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिसका देश का विश्वास भी है, और उन्हीं की गाइडलाइन पर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो सरकारें भी उसी का अनुसरण के ऊपर चली हुई हैं, जिसमें मनोहर लाल खट्टर भी एक है, हमारा हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री भी। चलिए, यानी कि अब दूसरे राज्यों की तुलना आपने कर दी, तो आप बेहतर मानते हैं हरियाणा को, जिस तरह से सरकार काम कर रही है। और एक बार फिर बधाई आपको दे देते हैं कि बजट पेश कर लिया, सरकार आपसे संतुष्ट, जो सरकार ने जनता को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की है। आने वाला बाकी वक्त बताएगा कि क्या वो विश्वास कायम आप रख पाए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य समाचार से जुड़ने के लिए। तो आज बजट पेश कर लिया गया, 2023-24 का बजट पेश किया गया है। सरकार की जो उम्मीदें सरकार से की गई थी जनता की ओर से, क्या उन पर सरकार खरा उतर पाई, उसके लिए एक खास पैनल हमारे साथ है, उनसे चर्चा करेंगे। और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ कृष्ण ढुल जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं केवल ढींगरा जी, उनसे भी आज चर्चा होगी क्योंकि विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रखते रहे हर बार। और इनेलो से रजवंत धनीवाल हमारे साथ प्रवक्ता के रूप में होंगे, अर्थशास्त्री संजय गुप्ता हमारे साथ होंगे, और जेजेपी से विभा पांडे हमारे साथ होंगे। तो इन्हीं के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बीजेपी का ही रुख करना चाहूंगी, कृष्ण ढुल जी के पास में जाऊंगी, क्योंकि कृष्ण ढुल जी आज का दिन बहुत बड़ा आपके लिए, और आप ही का दिन इसलिए कहूंगी क्योंकि जो बजट आज पेश किया गया वो एक बड़ी चुनौती आपके लिए था। पिछले दिनों लगातार उस पर चर्चा भी होती रही। पहली प्रतिक्रिया आपकी। चलिए, कृष्ण ढुल जी जुड़ेंगे तब तक हमारे साथ, उनसे भी सवाल लेंगे। लेकिन उसी के साथ अब सीधा विपक्ष का रुख कर लेते हैं। केवल ढींगरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, संतुष्ट हैं आप? बजट पेश कर लिया गया, जो उम्मीदें लगाई जा रही थी उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं या नहीं? देखिए, हमारे संतुष्ट होने से क्या होगा, लोग संतुष्ट नहीं है। इन्होंने जो अमृतकाल का बजट पेश किया उसमें अंत्योदय की बात रखी थी। अंत्योदय का मतलब कि जो आखिरी व्यक्ति है उस तक जो है हम काम करेंगे। उन विचारों की तो चिंगाड़ निकल गई अंतिम व्यक्ति तक की, वो निकालने का इन लोगों ने काम किया। क्योंकि आप देखिए, इस बजट का साइज भी अगर हम देखें तो ये करीबन, अगर हम जो प्रस्तावित बजट था पिछले वाला, वो था 1,77,000 करोड़ का जी। और जो ये वाला बजट इन्होंने प्रस्तावित रखा है ये 1,83 का है। तो अगर उसी को ही आंकड़े को कैलकुलेट करें तो 3.64% जो है ओनली वृद्धि है। और अगर हम जो बजट का आंकड़ा दिया है इन्होंने, उसमें 1,64,000 करोड़ को लास्ट बजट को मान लिया। अगर उसको भी अगर हम टोटल करें तो 11.8% की वृद्धि है सिर्फ। जबकि हमारे टाइम के अंदर जब हम बजट पेश करा करते थे तो ऑन एन एवरेज हमारे 9-9.5 साल के अंदर 150% की वृद्धि हर साल हुई है, और इनकी हुई है 11%। कुल मात्र हमारी होती थी 150% हर साल की वृद्धि ऑन एन एवरेज, क्योंकि हमारे 14 गुना बजट बढ़ा था। जब हमारी सरकार आई थी तो 2300 करोड़ कुल बजट था, और जब हमारी सरकार गई तो 38,000 करोड़ था। 14 गुना बजट की इंक्रीज किया था हमने 9 साल के अंदर। इन्होंने अपने 9 साल के अंदर 9वां बजट दिया है। 9 साल के अंदर इनकी कुल मात्र जो एक्सीड है वो आप लगाएं तो सिर्फ 4.5 गुना है।
ये 4.5 गुना, हम 14 गुना, और परसेंटेज वाइज ये 10 से 11% इंक्रीज है इनकी टोटल, अगर एवरेज ले सारे 9 साल की, और हमारी इंक्रीज थी 150%। तो आप देखिए कि बजट का किस तरह से वो है, किस तरीके से उसका जो रेशो है, और उस रेशो के हिसाब से इन्होंने जो कर्जा लिया है वो हमारे टाइम के ऊपर, जब हमारी सरकार 2005 में आई थी तो 60,000 करोड़ कर्जा था हरियाणा के ऊपर, सॉरी 24,000 करोड़ कर्जा था। जब हमारी सरकार गई तो 60,000 करोड़ कर्जा था। आज की डेट में वो कर्जा बढ़कर 3,11,000 करोड़ तो पिछली वाले बजट में हो चुका, और अब बढ़कर और बढ़ गया इससे। तो ये बजट पे कर्जा जो है, ये हमारे स्टेट के ऊपर इतना कर्जा लिया इन्होंने, और वो कर्जा ले लेके काम कोई भी नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं बना। आप देखिए हमारे टाइम पे 12 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां बनी, 14 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बनी, 15 राष्ट्रीय संस्थान बने, जैसे IIT, IIM, निफ्टम, निफ्ट, और भी कई इस तरह के इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज बने, फिर स्पोर्ट्स के स्टेडियम बने, फिर मेट्रो के विस्तार हुए, KGP बना, KMP बना, और कितने ब्रिजेस, कितनी रोड्स, कितना बड़ा हमने विस्तार किया। बिजली के कारखाने लगाए, 1400 मेगावाट बिजली बनती थी, 10,000 मेगावाट तक के प्लांट लगाए। हमारे टाइम पे इतना बड़ा काम हुआ और हमने कोई कर्जा नहीं लिया, कर्जा सिर्फ 60,000 करोड़ छोड़ के गए थे। लेकिन इस सरकार ने कर्जा ले लिया 3.5 लाख से भी अराउंड करोड़ ऊपर चला गया, और 60 का 3.5 मीन कितने लाख करोड़ कर्जा लेने के बाद ना तो कोई सड़क बनी, ना कोई मेट्रो में विस्तार हुआ, ना कोई इंस्टीट्यूशन बना, ना कोई मेडिकल कॉलेज बना, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई मेट्रो का विस्तार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नुकसान कितना हुआ, सब चीज़ों के रेट बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, बिजली के रेट बढ़ गए, पानी के रेट बढ़ गए। आप ये देखिए हालात इस समय क्या है, उद्योग 50% जो है इंडस्ट्री बंद हो गई। अभी इन्होंने एक कौशल रोजगार शुरू किया है, 65,000 कह रहे हैं कौशल रोजगार भर्ती करेंगे, पहले तो की नहीं। 4% बेरोजगारी दर थी, अब 37% हो गई बेरोजगारी दर हरियाणा के अंदर। आज ये बजट में कह रहे हैं 65,000 कौशल रोजगार देंगे। वो है कच्ची भर्ती, कच्ची सरकारी भर्ती योजना। हमारे टाइम पे पक्की भर्ती मैं वापस आऊंगी आपके पास। तमाम आंकलन आपने कर लिया, आपकी सरकार में कितना काम हुआ, अब सरकार कितना काम कर रही है, कर्ज का आपने जिक्र कर लिया, परसेंटेज भी आपने निकाल लिया। अब मैं आऊंगी आपके पास और पूछूंगी कि परसेंटेज ज्यादा मायने रखती है या विभाग में जिस तरह का बंटवारा किया गया है और जो बजट रखा गया है वो आप उससे आप जो है सहमत हैं या नहीं। वापस आऊंगी, लेकिन अभी जो इनेलो के पास जाना चाहूंगी। रजवंत जी हमारे साथ जुड़े। रजवंत जी, क्योंकि आप भी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और आप इत्तेफाक रखते हैं ढींगरा जी की बात से? नहीं, देखिए एक चीज है जी कि सरकार अपने लेवल पर एक ऐसा बजट पेश करने का प्रयास करती है जो जिससे वो खुद हो सके, जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। अभी एक बात चल रही थी, खुद सीएम साहब ने विपक्ष को इनवाइट किया था कि आप अपने सजेशन दे, और अभी मैं न्यूज भी पढ़ रहा था कि जनता ना विपक्ष की या जनता की बात तो तब सुनी जाएगी जब सत्ता के जो विधायक हैं या सांसद हैं उनकी बात भी अगर सुन ले, तो कम से कम ये हो कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं या उनके नेता हैं, उनकी तो कम से कम बात सुनी जाए। यहाँ इस सरकार में ये हकीकत है, सबको पता है कि किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सीएम साहब ने जो कर दिया वो फाइनल है, ऊपर से आदेश आता है वो यहाँ पर थोप दिया जाता है। ये बात मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि अभी अरविंद शर्मा जी जो सांसद है रोहतक से, उन्होंने अपनी एक मांग दी थी। तो रजन जी, ये तो अच्छी बात है ना, आपको खुद सीएम साहब ने निमंत्रण दे दिया कि आप भी अपनी बात रख सकते हैं। इसकी तो आपको सराहना करनी चाहिए कि विपक्ष की भी बात सुनी जा रही है। एक मिनट, मैं आपको वही तो चीज कह रहा हूँ कि ये इनवाइट तो इन्होंने किया, लेकिन अरविंद शर्मा जी खुद ये कह रहे हैं कि इनवाइट तो इन्होंने विपक्ष की तो तब सुनेंगे जब मेरी सुने। वो कह रहे हैं कि मैंने बहादुरगढ़ से और सांपला तक मेट्रो को विस्तार करने की बात की थी, बोले मेरी ही मांग नहीं सुनी गई। तो इससे क्या और उम्मीद लगा सकते हैं जब सरकार के नुमाइंदे ही खुश नहीं है? बेशक उनकी मजबूरी हो सकती है कि उन्हें सरकार के पक्ष में स्टेटमेंट देने की, लेकिन हकीकत यह है कि ये जो बजट आया, इस बजट में आम जनता को कुछ भी नहीं मिला। मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ और सब कुछ बता दूंगा। जो भी इन्होंने घोषणाएं की हैं, जो भी बजट में प्रावधान रखा है, वो सारी रिपीट हुई है। अगर हम बात करें SYL के नहर के निर्माण के बारे में बात करें तो 100 करोड़ का भी जिस प्रकार से धर्मवीर जी बता रहे थे, चौधरी धर्मवीर जी सांसद हैं वहां से, और उनको पता है कि SYL की उनके इलाके में कितनी जरूरत है।
हर बार बजट रखा जाता है 100 करोड़ रुपए, और वो इस बार भी रखा गया है। क्या एसवाईएल का निर्माण पिछले इतने 8 साल की सरकार हो गई तब तक नहीं हुआ है, लेकिन बजट का प्रावधान हर बार किया जाता है। एम्स मनेठी में जिसमें अभी जमीन की भी एक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई है, और वहां पर मुख्यमंत्री जी खुद ये कह रहे हैं कि इस साल एम्स का शिलान्यास हो जाएगा, वहां पर जमीन को एक्वायर पूरा नहीं कर पाए हैं, और फिर वो कैसी बातें कर रहे हैं। यही चीज अगर हम बात करें, उन्होंने ये कहा है कि थर्मल प्लांट 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगाएंगे, तो वो जो पहले जो प्लांट लगे हैं, ये प्लांट की आज की वो नहीं है, ये पिछले साल भी इस चीज के बारे में चला था, ये 2022 का मामला था कि हम थर्मल प्लांट खोलेंगे, और ये अब भी चला गया। आप यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि सरकार जहां पर भी करती है केवल और केवल रिपीट करने का काम करती है। इससे पहले इन्होंने स्कूल खोलने की बात की थी, प्ले स्कूल 1000 प्ले स्कूल खोलने की बात की थी। 1000 प्ले स्कूल तो नहीं खुले, लेकिन इस बार के बजट में प्रावधान करते हैं कि 4000 प्ले स्कूल और खोलेंगे। अब बात यही तो आ रही है कि पीछे के कहां गए, चलिए, कई सारी शिकायतें हैं आपके साथ। ठीक है रजवंती, मैं आऊंगी आपके पास, बने रहेगा। विभा पांडे जी के पास एक बार जाना चाहूंगी। विभा जी, क्योंकि आप सरकार के सहयोगी दल हैं, तो बिल्कुल आपसे भी मैं सवाल करना चाहूंगी। कई सारे सवाल विपक्ष ने रख दिए, इनेलो ने रख दिए, कांग्रेस ने रख दिए। वो तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ रिपीटेशन का काम सरकार करती है, धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। ऐशा जी धन्यवाद। पहले तो सभी को नमस्कार। मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी, तो मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरे बीच में ना बोले, ठीक है। तो केवल ढींगरा जी के पहले बात करते हैं। उन्होंने बड़े सारे आंकड़े गिनाए, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी कांग्रेस ने काम क्या किए। उनकी कांग्रेस ने काम ये किया कि आज की डेट में गुड़गांव इंटरनेशनल केस स्टडी बन गया है कि हाउ नॉट टू प्लान अ सिटी, मतलब एक सिटी की प्लानिंग कैसे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने इतने आंकड़े गिना दिए, वो आंकड़े सिर्फ कांग्रेस के नेशनल जमात जी को 5 लाख से 500 करोड़ का या 5000 करोड़, पता नहीं है, पता होगा, उसकी एंटिटी बनानी थी। खाली लैंड बेचते गए हरियाणा की, और इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, अपनी पॉकेटें भरी। उसकी वजह से आज हरियाणा, उसके अंदर लॉ की प्रॉब्लम है, उसके अंदर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, उसके अंदर ऐसी स्टडीज बन रही है इंटरनेशनल। अगर इन्हें नहीं पता हो तो जाके गूगल सर्च कर ले, कितनी यूनिवर्सिटीज में गुड़गांव इंटरनेशनल केस स्टडी बन चुकी है। ये बार बार कहते हैं कौशल रोजगार के बारे में, और हर डिबेट में आके कहते हैं कि ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल पीछे से बंद कर दिए जाएंगे, पोर्टल अपनी मर्जी से खोल दिए जाएंगे। ये जो आपका सरपंचों का चल रहा है, तो ये इनकी सरकार में होता था। तो कांग्रेस की बात जितनी कम की जाए उतना ही बढ़िया है, क्योंकि ये जो बोलते हैं, अगर मैं इनकी कांग्रेस जोड़ो यात्रा जिसने इनका और बेड़ा गर्क कर दिया उसकी बातें करूंगी तो ये कहीं के नहीं रह पाएंगे। अब आई INLD की बात, इन्होंने भी बहुत सारी चीजें गिना दी। तो अब मैं पूछती हूँ, ये कह रहे हैं कि किस वर्ग के लिए क्या किया है। बजट मेरे सामने खुला पड़ा है, बिल्कुल किस वर्ग के लिए क्या काम नहीं किया। अगर ये कहते हैं कि गृहिणियों के लिए कुछ काम नहीं किया, तो इनके लिए गृहिणी मतलब खाली सिलेंडर है, ठीक है। अगर सिलेंडर का रेट कम नहीं हुआ, इसका मतलब गृहिणी का कुछ नहीं हुआ। तो इन लोगों के लिए एक गृहिणी मतलब खाली एक सिलेंडर उसकी रिक्वायरमेंट है। ये नहीं देखते कि एक गृहिणी पूरे घर को मैनेज करती है। उसके बच्चे के एडमिशन के लिए अगर 4000 प्राइमरी स्कूल खुल गए, अब ये कह रहे हैं कि पिछले स्कूलों का क्या हुआ। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल ये है, एक छोटी सी ये कहानी सुनाती हूँ यहाँ। एक आदमी अपने गधे के ऊपर बैठ के जा रहा था, तो आधे लोगों ने कहा हाय हाय गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है। फिर वो गधे के नीचे उतर गया, तो सबने कहा कितना बेवकूफ है, गधे के ऊपर नहीं बैठ के जा रहा। थोड़ी और आगे गया तो उसने गधे को सर के ऊपर रख लिया, लोगों ने सहाय किया, तो सहाय कहते कितना बड़ा गधा खुद है कि गधे को सर पर लेके जा रहे हैं। अब इन लोगों की यही हाल है, सड़क चौड़ी नहीं हुई, नई सड़कें बना रहे हैं। सरकार जो करेगी इन्हें वही बुरा लगेगा। जो चीज को प्रायोरिटाइज करेगी, अगर नए स्कूल बना रही है, तो अभी पिछली सारी डिबेट्स में बोलते थे सरकार ने तो सारे स्कूल बंद कर दिए। अब जब 4000 सरकार को गधे पर बैठा दिया आपने, स्कूल बंद रहे, सरकार को गधे पर बैठाने का काम कर दिया आपने विभा जी। काम हो गया है या गधे को सरकार ने आपके सर पर बैठा लिया। आप पॉइंट एक चीज तो बताना, विभा जी, गधे को सरकार ने सर पर बैठाया है या सरकार गधे के ऊपर बैठी है? उन्हें देखिए, आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया, उन्हें भी बोलने दीजिए, फिर आपके पास में दोबारा वापस लौटूंगी। तो बात यही है कि रोजगार के लिए किया गया है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड 200 करोड़ का दिया गया है युवाओं के लिए, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए हुआ है। किस वर्ग के लिए क्या नहीं हुआ। अगर ये कहते हैं
कि किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। अरे इरिगेशन के लिए पूरा इतना अच्छा, सिंचाई के लिए पूरा बजट निकाला है, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है। ये अंत्योदय लोगों के लिए तो सबसे अच्छा बजट है। सबकी इनकम कम से कम 2.96 की एंटीसिपेशन है कि हो जाएगी। अगर विपक्ष ने, वही बात है कि गधे को सर पर मत बिठाओ, गधे के ऊपर मत बैठो, गधे के साथ मत चलो, इन लोगों की ये हालत होगी है। सरकार कुछ भी करेगी तो इन्हें जबरदस्ती के मुद्दे निकालने हैं। ठीक है विभा जी, बने रहिएगा। कृष्ण ढुल, प्रवक्ता बीजेपी, काफी लंबे समय से इनका इंतजार था, जुड़ गए हमारे साथ। कृष्ण ढुल जी, कई सारे सवाल यहाँ पर विपक्ष ने खड़े कर दिए हैं बजट के बाद कि ना तो ये बजट जो जनता की उम्मीदों से भरा हुआ है, बाकी जो वादे इस बजट में किए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष को खोखले नजर आ रहे हैं। जरा एक बार जवाब दें कि क्या सिर्फ रिपीटेशन का काम, वादों का काम करती है बीजेपी, विपक्ष कह रहा है? नहीं, वादे का काम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार। ये हमारा लगातार 9वां बजट था जिसमें कि इस अमृत काल में अगर हम सिर्फ वादे की बात करते तो इस बार हम इतना लोक लुभावना देते जो लॉलीपॉप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दिया करते आखिरी समय में, क्योंकि अगले साल चुनाव है। किसी भी तरह की ऊटपटांग की घोषणाएं कर दो, सरकार आ गई तो देखी जाओगी, नहीं आ गई तो एक बार जुमला फेंकने में क्या। अभी मैं केवल जी को सुन रहा था, केवल जी बता रहे थे हमने 14 गुना बजट बढ़ाया था जी, इसमें कोई दो राय नहीं। 60,000 करोड़ का ये बता रहे हैं, इन्होंने खुद यहाँ पर क्लेम किया, मतलब आपके चैनल पर बोला है कि हमने 60,000 करोड़ का कर्जा छोड़ा था। अब कुछ कर्जे ये ऐसे थे जो वैसे छोड़ के जो इन्हें उनमें 32,000 करोड़ का कर्जा बिजली के ऊपर था, 14,000 करोड़ का हुड्डा डिपार्टमेंट पे था, 12,000 करोड़ का कर्जा HSIDC पे था, टूरिज्म घाटे में था, हॉस्पिटल्स में मशीनें नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, स्टाफ नहीं था। और इन्होंने बड़ा बखान करते हुए कहा KGP KNP 10 साल में इन पर बना ही नहीं। यमुनानगर और खेतड़ के कह रहे हमने प्लांट लगाए। चाइनीज का जो एक्सपायरी माल था RTI में बाहर आया होता, चाइनीज का जो एक्सपायरी रिजेक्टेड मशीनरी थी वो इन लोगों ने लगा दी। कहते हैं कि हमारे टाइम में बहुत बढ़िया इंडस्ट्री आई। जो मानेसर में हुआ मारुति का कांड, कितने लोगों को पता है, कितने लोग अभी तक भूले होंगे। जो वहां पर घटा गोलियां चली, जो हुआ और जो वो लोग जा रहे थे, ये किसकी कहानी है? ये सारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की कहानी। ये मैं पास्ट में गया हूं। 1-2 लाइनें डिजर्व करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल वाले, उनके लिए 2-3 लाइनें काफी हैं। वो भाई साहब बड़े जोर जोर के कह रहे थे कि हमने ये क्या, उन्होंने तो एक ही लाइन में कह रहे हो, बड़े बड़े जितने इंडस्ट्रियल उस टाइम में जो लोग थे, सारा हरियाणा जानता है कि इन लोगों ने उनके आगे JCB से सड़क खुदवा दी थी ताकि उनका माल बाहर नहीं जाए अगर उन्होंने उगाई नहीं दी। और पूरे हरियाणा ने देखा है कि 10 साल की सजा इनके सुप्रीमो काट के आए हैं और कल ही इनके एकमात्र विधायक को बदतमीजी के कारण सदन से निष्कासित किया गया। इससे ज्यादा ये डिजर्व करते नहीं है और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बोलना चाहूंगा, ठीक है, मैं वापस आऊंगी, मुझे जवाब मिल गया। ठीक है कृष्ण ढुल जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, ढिंगरा जी मैं आपके पास भी वापस लौटूंगी। एक बार संजय गुप्ता जी के पास में जाना चाहूंगी। रुकिएगा, मैं वापस आऊंगी आपके पास। संजय गुप्ता जी, सबकी बात हमने सुन ली, बजट आपने भी देखा है, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस बार के बजट को लेकर? हालांकि विपक्ष ये कहता है कि बहुत कम परसेंटेज रहा है बजट का जो बढ़ाया गया, और उनके समय में जो है काफी परसेंटेज रही थी, लेकिन सत्ता पक्ष कहती है कि हमने विभाग के हिसाब से जो आंकलन लगाया वो बिल्कुल सटीक बैठा है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मनोहर सरकार के लिए इलेक्शन से पहले का एक फुल बजट है जिसका इम्पैक्ट जो है अक्टूबर 24 से पहले आएगा। बिल्कुल, सरकार ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करी है सभी वर्गों को, सभी सेक्टर्स को एड्रेस करने की। अब एक जो सरप्राइजिंग चीज रही है, बजट की स्पीच में 2022-23 की देख रहा था, उसमें प्रपोजिंग बजट है 1,77,000 करोड़ रुपए का जी। और इस बार का जो बजट है वो 1,83,000 करोड़ रुपए का है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि करीब 11% जो है बजट में इंक्रीज आई है। लास्ट ईयर ये इंक्रीज 15.6% की। अगर इन दोनों टर्म्स में देखें तो इसका मतलब है कि जो रिवाइज एस्टिमेट बजट का रहा है
उसके अंदर लास्ट ईयर से बजट करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए कम हुआ। अगर आपके पास रियल टर्म्स में है तो खाली आपका 4 से 5% की इंक्रीज जो है वो इसमें दिख पाती है। या तो बजट में कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रही है या बजट के जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं उनको कम किया गया है। ठीक है संजय गुप्ता जी। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा सा दिलाना चाहता हूं इंडस्ट्री की तरफ। अब हरियाणा 1966 के अंदर एक मेजर जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी था। अब एट प्रेजेंट 35-36% के आसपास जो है वो सेकेंडरी सेक्टर पे जा रहा है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन है, वो ऑलमोस्ट 70% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो इंडस्ट्रीज की जो सपोर्ट है वो बजट के अंदर स्पेशली उन्होंने एक आउटले दिया है। उस आउटले को वो किस प्रकार से एक्सपेंड करेंगे और इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट मिलेगी, वो इसके अंदर क्लैरिटी थोड़ी सी कम दिख रही है। उन्होंने जरूर लिखा है कि रिसर्च के लिए कुछ सेंटर्स बनाए जाएंगे, कुछ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के लिए वो सेंटर्स बनाएंगे, लेकिन उन सेंटर्स के बारे में उन्होंने इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट मिलेगी वो क्लैरिटी बहुत कम है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री जो है इससे थोड़ा सा नाराज रहेगी या उनको मन चाहे चीज वो नहीं मिल पाई। हाँ, ये जरूर है कि बिजली के रेट इस बार भी हरियाणा के अंदर बढ़े नहीं हैं। जो अभी 22-23-24 के लिए भी जो इलेक्ट्रिक टैरिफ और चार्जेस है उन्हें कंटिन्यू किया गया है, जैसे लास्ट ईयर था वैसे ही रखा गया है। जो इंडस्ट्री के लिए 6.35 से लेके 6.95 तक का रेट आता है, जो फेयरली रीजनेबल है। और इसके अलावा जो सोलर या और क्लीन एनर्जी है उसके लिए भी एक सब्सिडी सरकार प्रोवाइड कर रही है, जो गुड एफर्ट्स हैं। लेकिन इसके अलावा एक बार को अगर आपको इंडस्ट्री को जब तक लॉन्च नहीं करेंगे, एक लॉन्च पैड अगर सरकार प्रोवाइड नहीं करेगी तो इंडस्ट्री सर्वाइवल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक मेजर इशू जो एमएसएमई सेक्टर महसूस करता है वो अपने लिए कैपिटल आउटले का महसूस करता है कि उनको कैपिटल्स के लिए कोई प्रकार की सब्सिडीज जो है वो नहीं मिल पाती, जिस वजह से एक जो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर की वो थोड़ी सी कम हो रही है और थोड़ा करके ये चीजें बड़ी एड अप हो जाती हैं और अपना एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी इनका असर पड़ता है। बिल्कुल संजय जी, यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जो बजट पेश किया गया, सरकार की अच्छी कोशिश रही है कि हर विभाग को वो तमाम चीज़ें मिले, वो तमाम चीज़ें मुहैया करवाई जाएं जिसकी उम्मीद लगा रहे हैं। ठीक है संजय जी, आप बने रहिएगा। केवल ढींगरा जी, अब मैं आपके पास वापस आती हूँ क्योंकि कई सारे सवाल आपने उठाए हैं, पिछली अपनी सरकार का भी आपने जिक्र किया। हालांकि एक मुद्दा जो लगातार कांग्रेस उठाती रही ओपीएस का था, बुजुर्गों को लेकर आप लगातार कहते रहे। आज बजट में जो बुजुर्गों के लिए किया गया उसकी सराहना नहीं करेंगे आप? नहीं, देखिए बुजुर्गों के लिए इन्होंने 5100 पेंशन का दावा किया था। विभा जी यहाँ बैठी हैं। ये जो जेजेपी पार्टी है ये यमुना पार पहुंचा रही थी बीजेपी को जब इलेक्शन लड़ रही थी। आज 5100 पेंशन का दावा भी कर रही थी, बाद में उन्हीं की गोदी में बैठ गए और अब जो है 5100 पेंशन तो हुई नहीं। बुजुर्ग तो अपनी चाहवान है कि 5100 पेंशन हो जाए, क्योंकि इन्होंने उसी बात पे वोट मांगी थी। 9 साल तो बीत गए, अब तो लास्ट बजट हो गया, अब इसके बाद तो फिर सरकार जाएगी, तो 5100 पेंशन क्यों नहीं दी, ये बात थी। दूसरी बात ये है कि जहां तक ओपीएस की बात है, ओपीएस जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो लोगों की डिमांड है और जहां जहां हमारी सरकार आई हमने लोगों की डिमांड पूरी की है और हमने ये संकल्प भी लिया है कि जब हमारी सरकार आएगी हम ओपीएस लागू कर देंगे। अब बात दूसरी रही, आज के बजट के ऊपर अगर हम चर्चा देखें तो इन्होंने कहा है कि हम छोटे स्कूल खोलेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी 14,000 सरकारी स्कूल जो चल रहे थे 2014 के अंदर, उनमें से 5,000 स्कूल तो बंद कर दिए इस सरकार ने 9 साल में। तो आप फिर खोलने की बात क्यों कर रहे हो? 5,000 तो बंद कर गए, पहले तो वो खोल लो ना। जो 5,000 बंद करे हैं वो कब खोलोगे, पहले वो बताएं, नए की तो बाद की बात है। दूसरी बात ये है, अभी इन्होंने कहा कि हम 3 मेट्रो के नए रूट चलाएंगे। अरे भाई साहब, 8 साल 9 साल में तो कोई मेट्रो के रूट को हाथ नहीं लगाया। अब जब एंड बजट आ रहा है तो चलाने की बात कर रहे हो आप। अब तो आपका जाने का टाइम हो गया ना, अब आप चलाने की बात कैसे कर रहे हो? दूसरी बात, महिला विकास की बात कर रहे थे, तो आप ये देखिए एक मंत्री जो हैं अपना हरियाणा के अंदर, उनको बर्खास्तगी के लिए एफआईआर दर्ज हो गई
यौन शोषण के आरोप लगे, लेकिन मंत्री एज इट इज है। और मुख्यमंत्री ने बड़ी जलालत के साथ विधानसभा के अंदर बोला कि भाई हम तो रखेंगे मंत्री के खिलाफ उसको नहीं हटाएंगे। आप ये देखिए, धनखड़ साहब कुछ कह रहे हैं, धनखड़ साहब कह रहे हैं हम उनको किसी मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं विधानसभा के अंदर कि हम जो है उसको नहीं हटाएंगे। मतलब कितना वो है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते थे, ये विभाजी को नहीं मालूम, ये क्या इनको नहीं मालूम? डिंगरा जी, मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि आरोप भर लगाने से कोई आरोपी सिद्ध नहीं हो जाता, जांच का विषय है। जब तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आता या जो आरोप लगाए गए वो सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई आप पे आरोप लगा दे, आप आरोपी बन जाएंगे क्या? जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक तो आपको इंतजार जांच का करना पड़ेगा। सुनिए, मैं बताता हूँ जी, आप सुनिए ना, वही तो बात कह रहा हूं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर दर्ज होने का मतलब यह है कि पुलिस ने यह माना कि यहां पे यह बात हुई है, एक नंबर। अब होती है इन्वेस्टिगेशन की बात। इन्वेस्टिगेशन होती है उसी लड़की की, मंत्री की कैसे होगी इन्वेस्टिगेशन? मंत्री के तो घर के बाहर खड़ी है पुलिस सारा दिन, उसको तो अंदर भी नहीं घुसने दिया। और जो लड़की है उसको सुबह बुलाया गया और रात को छोड़ा गया थाने में। आप बताइए कैसी कैसी इन्वेस्टिगेशन, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन? ऐसे होती है इन्वेस्टिगेशन। जब तक आप मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा मंत्री की? आप बताइए। ये कोई महिलाओं के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रहा है? किस बात का हो रहा है? कौन कर रहा है बेटी बचाओ? ये विभाजी बैठी है यहाँ पे। कृष्णडोल जी आपका जवाब देंगे। कृष्णडोल जी बताइए। साथ कोई ऐसी बात जी, आपकी बात का जवाब ले रही हूँ, सुन लीजिए ना। अब आपने सवाल उठाया ना, जवाब ले लीजिए। जी जवाब ले लीजिए। आप भी महिला हैं, आप भी सुनिए जी। देखिए, पहले तो जी बड़ी जोरदार तरीके से केवल भाई 5000 से पुल बंद करने का झूठ बोल रहे हैं। मंत्री जी ने सदन में कल कहा हमने एक भी स्कूल बंद नहीं किया है। सदन पे कोई झूठ नहीं बोलता। अब इनके यहाँ परंपरा रही होगी कि जब इन्होंने 10 साल शासन किया तो झूठ की बातें करते होंगे। हमने नहीं कहा। और भाई मंत्री जी ने सदन के फ्लोर पर ये कहा। सुनिए केवल जी, उसको आप मैं क्या करूं मंत्री जी, अगर झूठ बोल रहे हो तो? गलत भ्रमित किया, कमाल कर रहे हो। विषय सिर्फ इतना था, मैं आपके सामने स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। पहले 14,000 स्कूल चल रहे थे, एक ही बिल्डिंग में प्राइमरी स्कूल भी था, झूठ है झूठ, उसी में मिडिल स्कूल भी था, उसी में हाई स्कूल भी था और उसी में सेकेंडरी स्कूल भी था। यानी एक ही बिल्डिंग में 4 इंचार्ज थे। तो हमने ये कहा कि इस पूरे स्कूल का जब परिसर एक है तो इसको एक स्कूल काउंट किया जाएगा। हमने कोई स्कूल बंद नहीं किया। जो 14,000 स्कूल थे बिल्डिंगों में चलते थे, वो 4,000 स्कूल ऐसे गलत कह रहे हो। एक ही प्रीमिसेस ये में गलत है, तो इसलिए ये डाटा गलत दे रहे हो। नहीं हुआ। नो 5,000 बिल्डिंग बंद हो चुकी है। माननीय बंद है। शिक्षा मंत्री 5,000 बिल्डिंगों को मर्ज कर दिया गया है जहां पे बच्चे नहीं। अरे भाई आपको डाटा पता नहीं, आप चेक करिए पहले, चेक करिए पहले चेक कर लीजिए, पहले चेक कर लीजिए, झूठा तथ्य मत दीजिए, चेक करिए पहले। कृष्णडोल जी एक मिनट, विभा जी अपनी बात रखें। ढिंगरा जी मैं आपके पास आऊंगी वापस। 45,000 करोड़ रुपए की राशि 24 घंटे के अंदर अगर किसी प्रांत ने किसान को 24 घंटे में दी है तो वो हमने दी है। 50,000 एकड़ से ज्यादा हम लोगों ने जिस पर सेम आ जाती थी उसको हमने सब्सिडाइज किया है। हमने किसान या झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? ठीक है कृष्णडोल जी रुकिएगा एक बार, ढिंगरा जी के पास जाती हूँ। ढिंगरा जी आपके पास आंकड़े हैं? सुनिए जिन स्कूलों को बंद करने की आप बात कर रहे हैं, जरा बताएं कौन से स्कूल है, किस क्षेत्र में स्कूल बंद हुए? देखिए आंकड़ों के साथ बात कीजिए ना ढिंगरा जी। अगर आपके पास है तो लिस्ट लाइए ना, लिस्ट लाइए आप। मैं बताता हूँ मैं बता रहा हूँ कैसे बंद किए। जिस स्कूल के अंदर 20 बच्चे से कम थे उस स्कूल को बंद कर दिया गया। उसके अंदर प्रिंसिपल टीचर सब बदल के दूसरे स्कूल में समावेश कर दिए गए। ये स्कूल है कम से कम 2,000। 1300 स्कूल आते ही, एक सेकंड सुनिए, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। 1300 स्कूल पहले
एक सिंगल स्कूल का नाम 1325। अरे भाई चेक कराइए ना आप 1325। चेक करवाइए पहले, ऐसे ही झूठ बोलते मैंने हैं चेक करवा करके ठीक बोल रहा है हूँ। ढींगरा जी, देखिए मैंने वही कहा कि अगर आपके पास आंकड़े तो आप सुन बताएं लीजिए, किस क्षेत्र में आपके कौन से कई- ऐसे स्कूल हैं जो बंद कर दिए आपके गए कई हैं। खाली आप प्रवक्ताओं ने आरोप लगाने की- से बात नहीं बनेगी ना। ठीक है ढींगरा जी, मैं आऊंगी आपके आपके कई पास। प्रवक्ताओं राजवंत ने जी, बहुत कम चैनल समय पर हमारे ये पास। चीज राजवंत बोली जी, है। राजवंत जी अपनी बात रखें आप। देखिए मैं ये चीज बोल रहा था जी। कि जो ये आंकड़ों की जब बात चल रही थी ना, ये आंकड़े कोई हमारे अपने नहीं है। ये आंकड़े स्कूल बंद करने के दिए थे खुद सरकार ने, और खुद अखबार में टीवी चैनल्स के माध्यम से आया था कि इन्होंने स्कूल को अखबार बंद किया। वाले एक मिनट कृष्ण जी, एक मिनट, अखबार आप अपना सरकार काम कीजिए, नहीं मुझे है। अपना काम करने दीजिए। अखबार भाई दूसरी आप चीज, लिखते एक हो। जो बात कर रहे हैं सुनो कि तो आज सच ये है। बार बार यही चीज आ रही थी शिक्षा मंत्री कि का बयान एनसीआर सच में, है। एक मिनट, अखबार एनसीआर हमारी में गारंटी सीएम नहीं साहब है। कह रहे हैं कि एनसीआर अखबार हमारा नहीं है। बेहतर अखबार आपका हो बनाने का सकता है। प्रयास किए जाएंगे। अखबार किसी रेवाड़ी प्राइवेट जिले आदमी से का हो सकता संबंधित है। है हम, आप और अखबार रेवाड़ी की जिले में सूचना को एक सच मान भी रहे हो? सिंगल कोई परियोजना नहीं आई, किसी भी चीज के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया। रेवाड़ी में बस स्टैंड बनना था, उसके लिए कोई भी वो नहीं है। एक धारुड़ा में नाम बस स्टैंड बताओ। बनना था, उसके लिए कोई नहीं। हमारे प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज मादरा शोराज में बनना था, उसके लिए किसी तरह का कोई भी वो नहीं आया। यहाँ पर मेट्रो के बारे में हम सुनते सुनते पागल हो गए कि रेवाड़ी में मेट्रो आएगी, और आज तक वहां पे एक सिंगल पिलर नहीं आया है। और फिर ये कह रहे हैं कि हम रेवाड़ी को या एनसीआर में, जो एनसीआर है उसमें बेहतर काम करके दिखाएंगे। ये कैसे काम करेंगे? 5100 रुपए पेंशन की बात करने वाले लोग एक बार ये बताएं कि 5100 रुपए करते थे, लेकिन इन्होंने तो अभी तक कहा की है 2750 रुपए की है। आज भी 2700 देने वाला लगभग हरियाणा 2250 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये चीज 2350 रुपए का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? और एक चीज, अगर ये मेडिकल कॉलेज की, अगर ये आपकी तरह चोर नहीं है कि आपकी तरह उपमंडल सजाए अपना मेडिकल नहीं है। फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, आपकी तरह उपमंडल की तो सदन छोड़िए, विकास मैं नहीं डिस्ट्रिक्ट है। हेडक्वार्टर का आपको चैलेंज करता हूँ, वो आपको भी तो एक यार रेफरल बोलना ही बना नहीं हुआ है। कृष्ण वहाँ पर जी, भी एक कितना मिनट काम बात किया जाता रखने है कि दीजिए वहाँ उन्हें। पर मेडिकल एमएलआर काटी जाती है, उसके अलावा तो कोई काम ही नहीं होता। आप कैसी बात करेंगे? एक बात कृष्ण ढोल जी का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को ये कहा है कि ये 10 साल की सजा काट कर आए हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बिल्कुल सजा काटी है, और वो तो दोषी है, लेकिन जिनके साथ सरकार चला रहे वो निर्दोष है। ये इनका दोगला चेहरा यहीं पर समझ में आता है, यहीं पर पता चलता है इनको कि ये कौन है, किस मतलब इनके पास जो चला जाए वो दूध का धुला, बाकी सारे दोषी हो जाएंगे। आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में जो बात कही, तो सरकार इनको चला रही है जिनके साथ, वो कौन है? वो भी तो उन्हीं के साथ सजा काट के आए थे ना, लेकिन वो ठीक है क्योंकि वो इनके साथ है। तो इस सरकार की मानसिकता यही है। एक बात और, गोवंश के लिए इन्होंने 400 करोड़ रुपए की योजना लेके आई। मैं इस चीज के लिए इनकी एक शाबाशी देना चाहूंगा, इनको बधाई देना चाहूंगा। लेकिन एक बात बताएं, 632 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं यहाँ पर हरियाणा में, और उसके बावजूद भी हजारों गोवंश सड़कों पर आवारा बेसहारा घूम रहे हैं। राजन जी, आप कैसी बात करें? आज बजट पेश हुआ है, जो सबसे बड़ा बजट आज रखा गया है वो उसी के लिए रखा गया, बावजूद उसके आज आप ये बात कर रखे हैं 400 से 40 से सीधे 400 पर पहुंच के। वो तो आपको सराहना करनी चाहिए इस बात की। क्या ठीक है? कर रहा हूँ, एक मिनट 400 करोड़ का इन्होंने बजट रखा, मैं सराहना ही तो कर रहा हूँ। जब 632 गौशालाओं के लिए 400 करोड़ का इन्होंने बजट रखा है, और उसके बावजूद भी विधानसभा में आवारा बेसहारा पशुओं को वहां पर सड़कों पर घूमने के लिए, और उस वो मामला, क्योंकि दुर्घटनाएं लगातार इन आवारा बेसहारा पशुओं से होती रहती हैं, और ये कहते हैं कि हमने बजट में प्रावधान किया है, इतना कितना ही बजट बना लो, इनकी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं सुधरेगी, क्योंकि इनको काम करने की इनकी बिल्कुल नीयत नहीं है। ये बजट किसी का भी कितना कर ले, लेकिन धरातल पर उसकी कोई सच्चाई सामने नहीं आती। रेवाड़ी देखिए रजत जी, यही परेशानी है कि आज जब बजट पेश किया गया, उसके बाद डिप्टी सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि विपक्ष से इसी बात की नाराजगी है कि जब उनकी मांगे उठाई जाती हैं उनको पूरा भी किया जाए, तो एक बार के लिए सराहना भी नहीं की जाती। और जिस गौरव की आप बात कर रहे हैं, उसमें इतना बड़ा बजट लाया गया, उसकी आपको सराहना करनी चाहिए। ठीक है रजवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, कृष्ण ढोल जी, केवल ढींगरा, विभा पांडे, रजवंत जी और संजय गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात बजट की आज हो रखी थी, और चर्चा इसी बात पर कि जो बजट पेश किया गया, उम्मीदें जो जनता की सरकार से रही, क्या उस पर सरकार खरा उतर पाई? हालांकि पूरी कोशिश की गई और इसे अमृतकाल का बजट भी कह दिया गया, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लेकर निराश नजर आया कि जो जनता के कहीं ना कहीं विपरीत बजट रहा है। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि जनता कितनी संतुष्ट है, जो विश्वास किया गया क्या उस पर सरकार कायम रही। इसी के साथ हमारी इस विशेष चर्चा में, सूर्य विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ, देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार। मैं वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,9
950 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं।